अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। द phenomenon of electron ejection from the metal surface by the light is known as photoelectric effect and the emitted electrons are known as photoelectrons। जब भी हम किसी मेटल के सरफेस के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को गिराते हैं तो उस मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये इफ़ेक्ट फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाता है। इस इफ़ेक्ट को सबसे पहले एक जर्मन फिज़िसिस्ट हेनरिक हर्ट्ज़ ने डिस्कवर किया 1887 में, लेकिन वो उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें मिली 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन से, जिन्होंने इसे इतने अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया कि 1921 में इसी एक्सप्लेनेशन की बेस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझने के लिए हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं सबसे पहले, और फिर उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की एक सिमुलेशन जो है उसकी मदद से हम इसे बहुत अच्छे अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले इसमें हमें एक मेटल का सरफेस चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकें, और यहाँ पे हमने उसे एमिटर का नाम दिया है। इसी तरह से हमारे पास एक और मेटल का सरफेस भी है जिसे हम लोग कलेक्टर का नाम देते हैं। एमिटर और कलेक्टर को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, जो कि एक बैटरी है इस केस में। अगर आप देखें तो हमारा जो एमिटर है उसको हम लोगों ने बैटरी के इस वक्त नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो हमारा कलेक्टर है हमने उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो बैटरी है ये एक वेरिएबल बैटरी है। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इसकी पोलैरिटी को भी चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास एक करंट का डिटेक्टर है, और करंट को मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, और ये सोर्स ऑफ लाइट भी एक वेरिएबल सोर्स ऑफ लाइट है कि हम इसमें से निकलने वाली लाइट को डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द एमिटर, और वो जो लाइट है हम उसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और हम उस लाइट की फ्रिक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं उस लाइट को मोनोक्रोमेटिक रखते हुए। ये सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक होगा, यानी इसमें से जो निकलने वाली लाइट है वो सिंगल फ्रिक्वेंसी की, सिंगल वेवलेंथ की, या सादा लफ्ज़ों में एक सिंगल कलर की लाइट होगी जो हम अपने एमिटर के ऊपर फॉल करवाएंगे। स्टूडेंट्स, इस वक्त जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसका जो सिमुलेटर है उसके पैरामीटर्स को देखते हैं। हम लोगों ने एक ऐसी लाइट चूज़ की हुई है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, और हमने इसकी इंटेंसिटी इस वक्त 0% पे सेट की हुई है, यानी इसमें से लाइट बिल्कुल नहीं निकल रही। और जो हमने बैटरी है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस वक्त वो 1 वोल्ट के ऊपर रखा हुआ है। अब देखिएगा इस वक्त हमें मेटल की सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा के 50% के ऊपर लेके जाते हैं तो आप देखें कि जैसे ये इंटेंसिटी 50% के ऊपर गई तो हमारी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वो हमारे इमीटर में से निकल के कलेक्टर के अंदर जाना शुरू हुए, और हमारे सर्किट में से करंट फ़्लो करने लग गया, और उस करंट की वैल्यू भी हमें नज़र आ रही है 0.07 यूनिट्स। अगर इस वक्त सर्किट में फ़्लो करने वाले करंट को हम लोग प्लॉट करना चाहें अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी तो हम लोग ये कर सकते हैं, और ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। देखिएगा कि हम अपने बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है हम देखते हैं कि हमारे करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन हमारा करंट नहीं बढ़ रहा, हमारे करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेकिन हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी देख सकते हैं कि हम इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को कम करते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाता है हमारे करंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज़ीरो करने के बाद इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, इस वक्त पोलैरिटी चेंज हो चुकी। जब पोलैरिटी चेंज हुई तो हमारा जो एमिटर है वो इस वक्त पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया, और हमारा जो कलेक्टर है इस वक्त वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया। तो जो कलेक्टर है अब वो अपनी तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और उस रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अब कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर अगर हम इसको और ज़्यादा नेगेटिव करते चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस
कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारे सर्किट में से फ़्लो करने वाला करंट बिल्कुल रुक जाएगा। इस वक्त जो बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो हम नोट कर लेते हैं कि हमने इस वक्त किस पॉइंट के ऊपर, किस पोटेंशियल के ऊपर अपने करंट को यहाँ पे रोक दिया। अब स्टूडेंट्स हम इसको आगे लेके चलते हैं। अभी हमने जो इंटेंसिटी थी उसको 50% पे रखा हुआ था। हम सारे फैक्टर्स को दोबारा से पहले वाली जगह पे लेके चले जाते हैं। हम बैटरी की पोलैरिटी को फिर से इनिशियल स्टेट पे लेके चले जाते हैं। हम लोग इंटेंसिटी को भी पहले वाली वैल्यू के ऊपर लेके चले जाते हैं, तो हमारा करंट फिर से उसी वैल्यू पे दोबारा आ गया। अब सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए अब की बार हम इंटेंसिटी को 100% पे ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, जब इंटेंसिटी हम लोगों ने बढ़ा दी 100% पे ले गए, तो हमारा जो करंट है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उनको देखें तो उनकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है और हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में से, अब उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ कर गई है। तो जब करंट ज़्यादा हो गया, अब की बार अगर हम वही वाला ग्राफ दोबारा प्लॉट करें तो बनेगा फिर से उसी तरह से जैसे पहले बना था, कि अब करंट ज़्यादा हो गया है लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस हमारी बैटरी का अब की बार और इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, लेकिन करंट फर्दर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो हमारी इस दफ़ा फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी जैसे कि लाइन वो पहले बनी थी। लेकिन अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमने ऑब्ज़र्व करनी है। हम इसको वापस कम करते चले जाते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम करते जाते हैं, करते 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 फिर ज़ीरो पे लेके आते हैं और फिर दोबारा से उसको नेगेटिव पोटेंशियल पे लेके जाते हैं। तो जब वो नेगेटिव पोटेंशियल होता जाता है तो हम देखते हैं तो फिर से करंट कम हुआ और करंट कम होते होते रुक गया। अब जब नेगेटिव पोटेंशियल पे हमने करंट को रोका है, अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो जब इंटेंसिटी कम थी और जब इंटेंसिटी ज़्यादा थी, उन दोनों केसेस में हमारा जो करंट है वो एक जितने स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक गया। यानी इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट तो बढ़ गया लेकिन उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले था 50% इंटेंसिटी पे, 100% इंटेंसिटी पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये चीज़ जो थी ये उस वक़्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि अगर हम क्लासिकल फ़िज़िक्स को सामने रखते तो हमारे पास जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब वो ट्रैवल करती है तो वो साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हुए जा रही है, क्योंकि हम उस वक्त लाइट की सिर्फ वेव नेचर को समझते थे। और अगर हम उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइनोसाइडल वेव के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कर जाना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आपने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया है। अब अगर इस चीज़ को सामने रखें तो हम इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन को क्लासिकल फिज़िक्स के अकॉर्डिंगली कैसे देख सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे एटम के ऊपर गिरी तो वो उस एटम पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसके अंदर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक फ़ोर्स जनरेट करती है जिसको हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है और उसी फोर्स की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन भी ऑसिलेट करने लगता है और अल्टीमेटली उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मेटल के सरफेस में से बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कशिश को तोड़ के बाहर निकल जाता है। अब अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बढ़ा दें तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा एनर्जी लेके आ रही है और इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास भी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी होती तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ रहा है वो भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें 50% इंटेंसिटी पे देना पड़ रहा था उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें 100% इंटेंसिटी पे भी देना पड़ा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज बिल्कुल नहीं आया। तो ये चीज़ जो थी बड़ी बैफलिंग थी उस वक़्त, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम इसे किस तरह से एक्सप्लेन करें कि हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों चेंज नहीं हुआ। तो इसको आगे जाके आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया जो हम फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के बाद स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी के चेंज करने से इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारी वेवलेंथ है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ को कम करते जाते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। हमारे सिमुलेटर में हमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ अल्ट्रा वायलेट रीजन है जिसमें हमारे पास छोटी वेवलेंथ यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी, ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स होंगी, और दूसरे एंड पे हमारे पास लोअर एनर्जी की वेव्स होंगी। तो अगर हम लोग इस वक्त देखें तो हमें सर्किट में से करंट का फ्लो नज़र आ रहा है, और फिर अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करते चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसमें से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्वांटिटी भी कम होती चली जाती है। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी हो जाए तो हमारा जो करंट का फ्लो है वो भी बहुत थोड़ा हो जाता है, यानी हमारा करंट जनरेट नहीं होता, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस में से बाहर नहीं निकलते। अगर हम इसको देखें तो हम कहते हैं कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। एक मिनिमम ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है कि जिस फ्रीक्वेंसी से हम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो हमारी मेटल की सरफेस में से कभी भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का। यानी अगर हम मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाना चाहते हैं तो हमें एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाना होगा। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाएंगे तो उस मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें हम दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए सेम करंट को रेफरेंस बना लें, यानी हम दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ लेते हैं लेकिन उन दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे हमारे सर्किट में जो फ़्लो करने वाला करंट है उसको हम सेम रखते हैं। उस सेम करंट को अगर हम स्टॉप करने की कोशिश करें, उसे रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करें, तो हम लोग देखते हैं कि कम फ्रीक्वेंसी अगर हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है कि कम फ्रीक्वेंसी पे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, हालांकि करंट दोनों केसेस में सेम है। तो इसका एक सादा सा मतलब तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो थोड़ी एनर्जी वाले हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ज़्यादा एनर्जी वाले हैं। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के जो ये रिज़ल्ट आ रहे थे इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब उसने प्लांक्स थ्योरी ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन को यूज़ किया। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी हमारे पास जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है जिन्हें हम क्वांटा का नाम देते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक लाइट की वेव है जो वो ट्रैवल करते हुए जा रही है तो उसमें बहुत सारे क्वांटाज हैं, बहुत सारे फोटॉन्स हैं जो ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं। हर फोटॉन के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है, E = H(F). तो यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो फोटॉन है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारे फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो भी कम होगी। तो इस तरह से जब एक फ़ोटॉन जाके किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो फ़ोटॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो अब उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन किस तरह से इस्तेमाल करता है? इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को दो हिस्सों में इस्तेमाल करता है। उस एनर्जी के कुछ हिस्से को तो वो इलेक्ट्रॉन से आज़ाद होने के लिए इस्तेमाल करता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। यानी फ़ोटॉन की एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो हमने जो अभी पहले देखा कि एक कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन के लिए, तो यहाँ से सबसे पहले वो चीज़ एक्सप्लेन हुई कि आपके पास अगर कोई ऐसा फोटॉन आ जाए जो आपके इलेक्ट्रॉन से टकराए और उसको इतनी एनर्जी भी ना दे पाए कि वो इलेक्ट्रॉन की कशिश से आज़ाद हो, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। यानी आपको एक ऐसी कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए जो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करे कि इलेक्ट्रॉन ले के एटम से बाहर निकल जाए और वो हमारे पास फिर फ्री फॉर्म में हो जाए। और दूसरे नंबर पे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो ट्रैवल करके आगे जाए, वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो अगर हमारे पास एक फोटॉन सिर्फ इतनी एनर्जी दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और रुक जाएगा, उसके पास ट्रैवल करने के लिए कोई एनर्जी नहीं होगी। हम इसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और इस वक्त जो फोटॉन की एनर्जी थी वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसे
मिल रही थी। और अगर इससे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आता है तो वो फोटोन की एनर्जी को लेके हमारा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बनाता है और वो आगे की तरफ चला जाता है। और यही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर सकती है इंटेंसिटी को भी, कि हमने देखा कि जब हमने इंटेंसिटी को 50% से बढ़ा के 100% पे किया था तो हमारा करंट भी ज़्यादा हो गया था। तो इसका मतलब क्या था कि अब ज़्यादा फोटॉन्स जा रहे थे। अगर ज़्यादा फोटॉन्स जाके टकरा रहे थे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, और वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे वो ज़्यादा करंट जनरेट कर रहे थे। और इसी चीज़ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो भी सेम रहा था। वो क्यों सेम रहा था, उसके पीछे भी यही चीज़ है कि जब एक सर्टन फ्रिक्वेंसी का फोटॉन जाएगा तो एक ख़ास एनर्जी दे सकता है, उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकता। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे बहुत सारे फोटॉन्स के टकराने की वजह से, लेकिन उन सारे फोटॉन्स के पास एनर्जी तो सेम थी, तो इसलिए उन सारी सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो हमें पोटेंशियल चाहिए था वो भी सेम था। इस वजह से कि हमारे पास जब इंटेंसिटी ज़्यादा हुई थी तो ज़्यादा इंटेंसिटी की वजह से भी हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे उन सबको रोक दिया था, इसलिए उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो एक सा रहा था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।